तो दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो पर। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज में किस तरह से राजा महाराजाओं के बीच लड़ाई हुई थी, तो कन्नौज की लड़ाई आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज नेमिषारण के पास बसा है। वहाँ के राजा अजयपाल के जयचंद्र और रतिभान दो प्रतापी पुत्र थे। जयचंद्र राठौर वंशी राजपूत थे। उनकी पुत्री संयोगता जब विवाह योग्य हुई तो अपने दरबारियों की सलाह पर उन्होंने संयोगता का स्वयंवर रचाने का परिचय दिया या निश्चय किया। उन्होंने दूर दूर तक के राजाओं को न्योता भेज दिया। दिल्लीपति पृथ्वीराज को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। जयचंद्र और पृथ्वीराज दोनों की माताएं बहनें थीं। मतलब जयचंद्र थे और पृथ्वीराज चौहान थे, उनकी दोनों की माताएं क्या थीं? आपस में बहनें थीं। जयचंद्र की माँ बड़ी थी, परंतु राजा अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लेकर दिल्ली की राजगद्दी का वारिस बनाया था। वैसे भी पृथ्वीराज 12 वर्ष की पृथ्वीराज 12 वर्ष की उम्र तक वन में एक आश्रम में पला था। अतः कन्नौजपति राजा जयचंद्र उसे अपने से ही हीन मानता था। इसके विपरीत उसकी पुत्री संयोगता पृथ्वीराज को मन से पसंद करती थी। दिल्ली की एक नृत्यांगना उसकी दासी थी, जिससे संयोगता को पृथ्वीराज की बहादुरी के कई किस्से सुना दिए गए थे। स्वयंवर का मंडप सजाया गया। मंडप के द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी कर दी गई। पृथ्वीराज का मित्र चंद्रवदाई नामक भाट वहां पहुंचा। उसने पृथ्वीराज के इस अपमान को सहन नहीं किया और मन ही मन दुखी हुआ। इधर संयोगता आभूषणों से सजी सखियों के साथ पूरे मंडप में घूमकर लौट आई। द्वार पर पृथ्वीराज की मूर्ति देखकर वरमाला मूर्ति को पहना दी। संयोगता तो वापस चली गई। अन्य सब राजा भी अपना अपमान सहते विष का घूंट पीकर वापस चले गए। जयचंद को जैसे ही पता चला कि उसे बहुत क्रोध आया। उधर चंद कवि ने पृथ्वीराज को सारा समाचार दिया तो पृथ्वीराज संयोगता की मां मनसा जानकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने साथ हरि सिंह और मराठा वीर को लिया तथा चंद कवि के साथ कन्नौज प्रस्थान को तैयार हो गए। अपने चाचा कान्य कुमार सिंह से कहा कि आप भारी सेना लेकर कन्नौज पहुंच जाना, मैं पहले आ रहा हूं। ठीक है, मैं पहले जा रहा हूं, तुम सेना लेकर पहुंच जाना। तो वहाँ युद्ध होना निश्चित है, क्योंकि वहाँ तो युद्ध होगा। तो पृथ्वीराज ने चंद कवि के चाकर का वेश बनाया। क्या बनाया? चंद कवि के चाकर का वेश बनाया और कन्नौज के दरबार में पहुंच गए। दरबार स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह शोभायमान था। तो कवि चंद को दरबारी पहचानते थे। उन्हें बैठने की को चौकी दी गई। चाकर बने पृथ्वीराज पीछे खड़े रहे। जयचंद्र को संदेह तो हुआ, परंतु बिना सबूत के पृथ्वीराज को कैसे पकड़ सकता था। तो राजा ने क्या किया कि दिल्ली वाली बांदी को अपने दरबार में बुलवाया ताकि पृथ्वीराज की पहचान करके बता सके। तो दासी समझदार थी, उसने पहचानने से इनकार कर दिया था। तो वह भी पृथ्वीराज और संयोगता को मिलवाना चाहती थी। तो राजा की आज्ञा से चंद कवि और दोनों साथियों का बाग में ठहरने का प्रबंध कर दिया गया था। तो क्या हुआ फिर कि चंद भाट ने महलों में सूचना भेजी कि पृथ्वीराज बाग में पधार चुके हैं। फिर तो संयोगता संग सहेली लेकर बाग में जा पहुंची। वहां जाकर पृथ्वीराज के कंठ में जयमाला पहना दी और पान खिलाकर उनकी आरती उतारी। इस प्रकार उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। तो पृथ्वीराज ने राजकुमारी को दिल्ली ले चलकर विवाह रचाने का आश्वासन दिया। कहा कि मैं दिल्ली ले जाऊंगा और ब्याह शादी रचाऊंगा। तो प्रेमपूर्ण भरोसा पाकर वह
महलों को लौट गई, परंतु राजा जयचंद को पृथ्वीराज के बाग में उपस्थित होने की सूचना मिल गई। तो राजा ने मोतियों का थाल सजाया और 30 हाथी 200 घोड़े लेकर बाग को रवाना हो गए। तो चंद भाट ने संकेत दिया कि पृथ्वीराज खड़े हो गए। उन्होंने पान का बीड़ा जयचंद राजा को पकड़ाया और हाथ जोर से दबा दिया। तो भेंट तो चंद कवि को पकड़ा दी, परंतु उन्हें विश्वास हो गया कि चंद के साथ चाकर नहीं, स्वयं पृथ्वीराज ही हैं। तो राजा के वापस लौटते ही पृथ्वीराज और चंद बाग से निकल गए और कन्नौज से 3 कोस दूर जाकर डेरा जमा लिया। फिर क्या हुआ, चाचा कान कुमार को पत्र लिखा कि तुरंत भारी सेना लेकर आ जाओ। पत्रवाहक तुरंत दिल्ली चला गया और कान्हा भी सेना सहित तुरंत चल दिए और 3 दिन में कन्नौज पहुंच गए। फिर आगे क्या हुआ, इधर पृथ्वी राय ने अपना घोड़ा तैयार कर लिया और महल के पास नदी के किनारे जा पहुंचे। वहां मछलियों को दाना डालने लगे। संयोगता भी मछलियों को चुगाने के लिए थाल में मोती लेकर पहुंच गई। उसने कहा, प्राणनाथ, आपके पास थोड़ी सी सेना है, कन्नौज की फौज को कैसे जीत पाएंगे? अतः मेरा अपहरण करके अपने साथ ले चलो। तो पृथ्वी राय ने कहा कि चिंता मत करो, हमारी फौज 4 घंटे में पहुंच जाएगी। चुरा कर नहीं, हम तुम्हें जीत कर दिल्ली ले जाएंगे। तो उधर कन्नौज के राजा जयचंद ने लंगरी राय नामक सेनापति को आदेश दिया। सेना के सभी अंग तैयार होने लगे। हरि सिंह बोले, राजकुमारी का डोला सजाकर रण खेत में रख दिया, जो जीतेगा वह इसे ले जाएगा। हरि सिंह की बात सुनकर कन्नौजी सरदार लंगरी राय ने कहा, डोले की बात भूल जाओ, अब यहाँ से जीवित बचकर ही नहीं जा पाओगे। इसी के साथ दोनों की सेना आगे बढ़ने लगी। हाथी, घोड़े और पैदल अपने अपने सामने वाले सैनिकों से भिड़ गए। दिल्ली के सैनिक दोनों हाथ से तलवार चला रहे थे। कन्नौज के सिपाही पीछे हटने लगे तो लंगरी राय ने उन्हें ललकारा, युद्ध में मर जाओगे तो तुम्हारा नाम होगा, और यदि चारपाई पर खड़े पड़े ही मृत्यु हो गई तो कोई नहीं पूछेगा। लंगरी राय का ही साथी धीरज सिंह आगे बढ़ा और हरि सिंह से युद्ध करने लगा। धीरज सिंह की तलवार का वार हरि सिंह ने अपनी ढाल पर झेल लिया। चौथी बार जो उसने जोरदार वार किया तो तलवार की केवल मूठ हाथ में रह गई। इसके पश्चात हरि सिंह ने जवाबी वार किया तो धीरज ने ढाल तो अड़ाई, परंतु गेंडे की खाल वाली ढाल ही फट गई। तो धीरज सिंह का सिर कटकर दूर जा पड़ा। खून के फव्वारे के साथ उसका धड़ रणभूमि में गिर पड़ा। शाम होते ही युद्ध रोक दिया गया। फिर उन दिनों का रात में युद्ध ना करने की प्रथा थी कि रात में युद्ध नहीं होगा, शाम होते युद्ध बंद हो जाता था। अगले दिन प्रातः जयचंद राजा ने लंगरी राय को आदेश दिया और संयोगता का डोला सजाकर रणखेत में रखवा दिया गया। ऐलान कर दिया गया, जो जीतेगा वह डोला ले जाएगा। हमा और जमा नाम के 2 मजदूर डोला लेकर आए और राजकुमारी को सजाकर उसमें बिठाया गया और डोला मैदान में रख दिया गया। पृथ्वीराज को भी सूचना मिल गई कि दोनों ओर के सैनिक डोले के पास रण को जीतने पहुंच गए। लंगरी राय ने ललकार कर कहा कि किसमें दम है जो डोले को हाथ भी लगा सके, दिल्ली तक भी उसको नहीं छोड़ूंगा। युद्ध आमने सामने का था। तलवारें भिड़ गई, सूरवीर कटकर गिरने लगे, हाथियों की सूंड कटर की तरह गिरने लगी। गोविंद राय ने कन्नौज के वीरों को डोला रखकर लौट जाने को कहा। हमा जमा मजदूर भी सैनिक ही थे। उन्होंने तलवार चलाकर गोविंद को गिरा दिया। उसने सिर कटने के बाद भी कई सैनिक मार दिए। हरि सिंह ने भी हमा जमा पर तलवार का वार कर दिया। अब लंगरी राय और हरि सिंह आमने सामने आ गए। तब हाथी सवार हरि सिंह ने तलवार का जोरदार वार किया और लंगरी राय रणभूमि में गिर गया। तो राजा जयचंद को लंगरी राय की मृत्यु का समाचार मिला तो वह चिंता में पड़ गया। कन्नौज के 4 सेना नायक बलि चढ़ गए थे, जबकि दिल्ली के 3
सेनापति युद्ध में काम आए थे। फिर तो जयचंद्र स्वयं समर में कूद पड़ा। उसने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, वीरों, तुमने हमारा नमक खाया है, अब उसे हलाल करने का समय आ गया है। डोला दिल्ली किसी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। इधर राजा जयचंद्र युद्ध में उतरे तो उधर पृथ्वीराज ने कान्यदेव चाचा को युद्ध में उतार दिया। तो जयचंद्र और कान्यदेव की सेना जबरदस्त युद्ध करने लगी। इधर पृथ्वीराज ने डोला दिल्ली की ओर आगे बढ़वा दिया तथा जीत का डंका बजवा दिया। 50 कोस तक संयोगता का डोला आगे बढ़ गया। सोरों के मैदान में, क्या सूकर खेत, सोरों के मैदान में पहुंचा तो जयचंद्र फिर वहां पहुंच गया। उसने कहा, डोला जीत कर ले जाते हो तो तुम्हें वीर मानता, तुम तो चोरी से डोला ले कर भाग रहे हो। तो पृथ्वीराज ने डोला फिर खेत में रख दिया और पुनः युद्ध शुरू हो गया। कोई कटार चला रहा था। कोई कटार चला रहा है तो कोई भाला मार रहा है, कोई कोटा बूंदी की तलवार से वार कर रहा था तो कोई भारी सांग उठाकर फेंक रहा था। जब जयचंद बोले, मित्रों, सदा समय एक सा नहीं रहता है। तोरई की बेल सदा नहीं फलती फूलती, सावन का महीना हमेशा नहीं रहता, पत्ता पेड़ से टूटकर गिर फिर उस डाल पर नहीं लगता, पत्ता पेड़ से गिर जाए तो फिर नहीं लगता। मनुष्य की योनि बार बार नहीं मिलती, अब एक बार मिली है तो यश प्राप्त करने का अवसर मत छोड़ो। लड़ते हुए युद्ध में प्राण चले जाएं तो आपकी कीर्ति युगों तक गाई जाएगी। कन्नौज के वीरों ने राजा की बात सुनी और भयंकर मार काट मचा दी। अपना पराया कुछ न देखते हुए तलवारें चलाना शुरू कर दिया। इधर दिल्ली वाले वीर भी दोनों हाथों से तलवारें लेकर चलाने लगे। जुन्नबी और गुजराती तलवारें खटखट आवाज के साथ चल रही थीं। रक्त की नदियां बहने लगीं। सोरों क्षेत्र में भयंकर युद्ध हुआ। जयचंद्र की लाखों सेना समर भूमि में कटकर गिर गई। डोला तब तक 8 कोस और आगे बढ़ गया था। जब पृथ्वीराज जंग जीत गए तब तक जयचंद्र के भाई रति भानु के पास समाचार पहुंच गया कि संयोगता का डोला पृथ्वीराज चौहान बलपूर्वक ले गया है। वह भी तुरंत सेना सहित युद्ध भूमि में आ पहुंचा। तो रतिभान भी अपनी हाथी घोड़ों और पैदल सेना लेकर पहुंचा। तो रतिभान जब अपने हाथी पर सवार होने लगा तो अपशगुन हुआ। किसी बुजुर्ग ने टोका कि अब अपशगुन हो गया तो कुछ समय बाद रुककर प्रस्थान करना। रतिभान ने कहा, पंडित जी, मैं क्षत्रिय हूँ और बनिए ब्राह्मण सिर पर मुकुट पहनकर धूमधाम से बारात ले जाते हैं। शकुन अपशगुन का विचार नहीं कीजिए, उनके लिए है। क्षत्रिय युद्ध के लिए तो पांव बढ़ाकर पीछे नहीं हटाते, चाहे प्राण रहे या ना रहे। हमारे अपशगुन का कोई महत्व नहीं है। क्षत्रियों का तो धर्म ही यही है कि दांव लगे तो चूके नहीं, शत्रु को तुरंत मार देना चाहिए। तो अपनी कतनी कच्ची पड़ जाए तो पड़े, शत्रु को ना मारने की कसम खाकर भी मार ही दो, छोड़ो मत। तो रतिभान ने जाकर डोला रोक लिया। मुकुंद ठाकुर डोला के रक्षक ने कहा कि डोला तो अब दिल्ली जाकर ही रखेगा। तब रतिभान ने भी वही बात कही, पहले डोले को खेत में रख दो, फिर जो युद्ध में जीत जाएगा वो डोला ले जाएगा। तो मुकुंद ठाकुर ने तलवार स्वीकार की, डोला खेत में रख दिया और दोनों दलों में भारी युद्ध शुरू हो गया। मुकुंद ठाकुर ने भाला चलाया, परंतु रतिभान ने बार को बचा लिया। फिर मुकुंद ने तलवार खींच ली और चेहरे पर वार किया तो ढाल से बार को रोक लिया। इधर तलवार टूट गई। ठाकुर ने सोचा कि जिस तलवार से हाथियों की सूंड काटे, घोड़ों के पांव काट डाले, आज वह धोखा दे गई। फिर रतिभान ने पलटकर वार किया। मुकुंद ठाकुर डोले पर ही झूल गए। उनके गिरने से पृथ्वीराज कुछ घबराए। मुकुंद ठाकुर जैसे वीर का इस अवसर पर मारा जाना बहुत दुखद है। पृथ्वीराज की ललकार से दिल्ली के योद्धा फिर डोले
पर जूझ पड़े। दिल्ली केवल 8 कोस दूर रह गई थी तो रतिवाहन ने बड़े बड़े सूरवीरों को मार दिया था। पृथ्वीराज को चिंतित देखकर कानादेव आगे बढ़े। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, जब तक शरीर में प्राण है युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। कहते हुए कानादेव ने अपना हाथी आगे बढ़ा दिया। कानादेव ने फिर डोला खेत में रखवा दिया और युद्ध होने लगा। रतिवाहन ने सांग उठाकर मारी तो कानदेव ने ढाल अड़ा दी और बार बचा लिया। रतिवाहन ने फिर अपनी तलवार से वार किया तो कानदेव की ढाल फट गई और मस्तक पर घाव लग गया। फिर कानदेव ने पृथ्वीराज को चेताया, बोले, मेरे मस्तक पर टांके लगाकर पट्टी कर दो, मैं अभी युद्ध करूंगा। तब पृथ्वीराज ने कमान खींची और तीर चलाया। फिर कानदेव रतिवाहन से जा बढ़े। कानदेव की तलवार का वार अब की बार खाली न गया। रतिवाहन का शरीर निष्प्राण होकर गिर गया। तब तक डोला दिल्ली के मुख द्वार पर पहुंच गया। अब चंद कवि पृथ्वीराज और जयचंद ही जीवित बचे थे तो दोनों तलवार खींचकर झपटने को तैयार थे। तो संयोगता ने डोले से बाहर निकलकर अपने पिता जयचंद के हाथ जोड़कर विनती की, अब बहुत हो चुका। राजा पृथ्वीराज मेरे स्वामी हैं, इन पर हाथ उठाना मुझे विधवा बनाना है। जयचंद रुक गया तो संयोगता ने पृथ्वीराज से भी विनती की कि मेरे पिता पर भी अब बार मत डालो। डोला दिल्ली पहुंच गया, अब आप इन्हें कन्नौज लौट जाने दें। राजा जयचंद कन्नौज के लिए वापस चल पड़े। संयोगता का डोला महल में उतर गया। राजमहल में संयोगता का भव्य स्वागत किया गया। यदि संयोगता यही विनती अपने पिता से पहले कर देती तो इतने वीर ना मरते, इतने परिवार बर्बाद ना होते। झूठी शान के लिए इतनी सेना को मरवाना कहाँ तक उचित है। बस जमाना ही शान दिखाने का था। उन्हें जनता के दुख दर्द की परवाह नहीं थी, जबकि सेना उनके लिए प्राण देने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि स्टोरी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।